जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा देश में जब जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो प्रोटेस्टर्स की जो डिमांड थी उसमें धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन सबसे बड़ा उनका ऑब्जेक्टिव था। सरकार के ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना था जिसमें उनको इस्तीफा मिल जाए। क्यों? क्योंकि रीनीट हुआ था, नीट में धांधली हुई थी, सरकार ने कार्रवाई नहीं करी थी। लेकिन जब उस प्रोटेस्ट में शिक्षा संबंधी सुधारों की बात हो रही थी, तो उसमें रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि देश में शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार हो, तो फिर आरक्षण पर बात होनी चाहिए। लेकिन कभी भी कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण का मसला ना कभी उस पर चर्चा करता है, ना कभी उसे छूता है, क्योंकि वो उसके लिए सबसे बड़ा वोट बैंक होता है। और वोट बैंक की जब बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो देश कहीं ना कहीं उसमें गुम हो जाता है। क्योंकि राजनीति भारत में सर्वोपरि है, चरम पर चलती है, और वो भी बेस्ड ऑन रिजर्वेशन। क्योंकि जब कभी भी आप शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, तो हमेशा से आपने देखा होगा कि प्रोटेस्टर्स जो थे सीजेपी के दौरान, उन्होंने एक कोट बोला था, एक स्टेटमेंट बोला था कि हम उनसे क्यों इलाज करवाएंगे जो पेपर को लीक कर कर पास हुए हैं, जो पेपर को लीक करके डॉक्टर बने हैं। लेकिन कभी भी आपने उनके मुंह से यह नहीं सुना होगा कि फिर हम उनसे भी क्यों इलाज करवाएंगे जो मिनिमम नंबर लाकर डॉक्टर बन रहे हैं और आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो आरक्षण का दुरुपयोग हमेशा उन बच्चों के लिए होता आया है जो बच्चे वाकई में सक्षम होते हैं, जिनको डॉक्टर बनना चाहिए तो बेस्ड ऑन मेरिट बनना चाहिए। तो यहां पर जब भी कभी बात आती है रिजर्वेशन की, तो बस बात यहीं पर अटक जाती है। और आज जिस इंटेंसिटी के साथ जब सीजेपी का प्रोटेस्ट ग्रो हो रहा था, सेम इंटेंसिटी से देश में एक और प्रोटेस्ट, एक और आंदोलन ग्रो हो रहा था, जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। आपको नाम सुनने में तो ऐसा लगेगा दोस्तों कि जैसे इस आंदोलन का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो रिजर्वेशन को कंप्लीटली हटाना है। हटाना मतलब कंप्लीटली रिमूव ही करना है, लेकिन ऐसा कतई ही नहीं है। यहां पर इनके जो सपोर्टर्स है उनकी क्लियर डिमांड है कि अब देश में वो समय आ चुका है जब रिजर्वेशन के ऊपर वास्तव में चर्चा होनी चाहिए, और रिजर्वेशन के ऊपर एक बड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक आधार पर। और एक और जो इनकी डिमांड है, रिपील ऑफ SC/ST एक्ट। तो सारी डिमांड को थोड़ा गंभीरता से समझते हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि भारत के जो CGI है, जब उन्होंने एक खास वर्ग के एडवोकेट्स के लिए जो इनकेपेबल थे कॉकरोच यूज किया था, तब नेक्स्ट डे ही कॉकरोच जनता पार्टी अपीयर हो गई थी। और जब इंस्टाग्राम में वो बनी थी तो लगभग 22 मिलियन उनके फॉलोअर बन चुके थे, और कॉकरोच जनता मूवमेंट चला था देश में। सेम इंटेंसिटी के साथ पैरेलली रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट भी ग्रो हो रहा था। कंपैरेटिवली बात की जाए तो 5.6 इसके वर्तमान में फॉलोअर्स है, और कम भी इसलिए है क्योंकि देश में ये जो मसला है ना, ये काफी गंभीर है और इस पर कोई चर्चा करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये वास्तव में सबसे बड़े रिफॉर्म की बात कर रहा है जो कि रिजर्वेशन आरक्षण के ऊपर बेस्ड है। लेकिन डिमांड इनकी जरा सुनिए, मेरिट पर होना चाहिए, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, रिजर्वेशन रिफॉर्म, एलिज मिसयूज ऑफ लॉ जिसमें SC/SC एक्ट आ जाता है, और लास्ट में है रिव्यू ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी। मतलब इसमें एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि इंस्टाग्राम आज के समय का वो टूल बन चुका है, जो एक कथन याद है आपको सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान बोला गया था कि आने वाले टाइम में संसद जो है वो संसद से कार्य नहीं करेगी बल्कि स्ट्रीट से कार्य करने वाली है। तो यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि सोशल मीडिया आज के समय का सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप बनते जा रहा है सरकार के लिए, और इसी का एक एग्जांपल आपके लिए सामने है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को लेकर। अब देखिए, ये जो जंतर मंतर में है, इसने किस नई डिबेट को फिर से छेड़ दिया है। वो सिंपल सी बात है, प्रोटेस्टर्स जो अभी वर्तमान में एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन फ्रेमवर्क चल रहा है जो कि बेस्ड ऑन कास्ट है, उसको अपोज कर रहे हैं। और उनकी क्लियर सी डिमांड है कि अब जो आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए, जो सुधार होना चाहिए, क्योंकि देश बदल रहा है, स्थितियां बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, और देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें भी एक बड़े सुधार की आवश्यकता है जो कि बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए। अब यहां पर मसला यह आता है कि परमिशन उनको कहां की मिली थी, क्योंकि जंतर मंतर में प्रोटेस्टर्स का आना और दिल्ली पुलिस के द्वारा रामलीला मैदान को परमिट करना, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। तो प्रोटेस्टर्स को जो परमिशन मिली है वो रामलीला मैदान की मिली है, ना कि जंतर मंतर की। इसलिए आपको कुछ जो न्यूज सुनने मिल रही है कि जितने भी शख्स जंतर मंतर जा रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस लगातार डिटेन भी कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है, तो वो सच है। क्योंकि यहां पर बात आ रही है पीसफुल प्रोटेस्ट की। क्योंकि आपको ध्यान होगा सीजेपी के दौरान भी सीजेपी को जो प्रोटेस्टर्स थे
उनको जो प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिली थी, पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत मिली थी, जो उनका संवैधानिक आधार है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो जंतर मंतर के दौरान मिली थी। और यहां पर आपको थोड़ा सा तो पक्षपात देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि यहां पर उनको जो परमिशन दी गई है वो रामलीला मैदान की दी गई है, ना कि जंतर मंतर की दी गई है। अब अपन बात करते हैं कि क्या उनकी जायज डिमांड है। सबसे पहली डिमांड जरा ध्यान से सुनिएगा, पॉवर्टी हैज नो कास्ट, मतलब इनकम बेस्ड रिजर्वेशन की सबसे पहली डिमांड है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो गरीब होता है उसकी तो वैसे भी कोई जाति नहीं होती, इसलिए रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो इनकम के आधार पर होना चाहिए, ताकि हर एक गरीब परिवार को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव, जो दूसरी उनकी डिमांड है, वन फैमिली वन रिजर्वेशन वन टाइम, कि एक फैमिली को अगर रिजर्वेशन मिल चुका है तो नेक्स्ट जनरेशन को जो कंपटीशन फेस करना चाहिए वो बेस्ड ऑन मेरिट करना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता आया है। आपने देखा है, आपको एक केस भी याद होगा कि एक आईएएस अधिकारी जो रिजर्वेशन के बेसिस पे मिले हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए रिजर्वेशन की ही डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा चलती आ रही है, देश इसके खिलाफ आवाज आज के समय में उठा रहा है। रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट भी इसी के खिलाफ है। तो यहां पर वन फैमिली वन रिजर्वेशन वन टाइम, ये उनकी दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड देखिए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द एवरीवन, एवरी एग्जाम मस्ट हैव मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विद इन 10 to 20% of the higher quota cutoff. If reserve seat remain vacant, they should be allotted to general category candidates. ये उनकी तीसरी डिमांड है। चौथी डिमांड देखिए दोस्तों, यहां पर चौथी डिमांड है स्टॉप रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, जो आपको भी पता है अंदर ही अंदर कि कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जाति ही एक ऐसी चीज थी जिस पर लंबे समय से भारत में अंग्रेजों ने भी हुकूमत करी है, और बाद में हमारे जो राजनीतिक दल है वो हुकूमत कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ मीडिया। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब भी कभी चुनाव का टाइम आता है तो ये मीडिया भी हमें, याद रखिएगा, हमें जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करती है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने जो नागरिक है वो इस जाति को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो राजनीतिक दल होगा वो इस जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद होगा या विधायक को वो उतारेंगे। मतलब यहाँ पर तोड़ा भी राजनीतिक दल विद द हेल्प ऑफ मीडिया के द्वारा ही जाता है। तो यहाँ पर एक जो सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो एक इनकी सबसे बेहतरीन डिमांड है, उसमें से देखिए स्टॉप रिजर्वेशन पॉलिटिक्स की है। और चौथा और आखिरी जो है, वो है सनसेट क्लॉज से रिलेटेड, नो पॉलिसी शुड रन फॉर एवर, सेट अ टाइम बाउंड रोड मैप टू इंप्रूव गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कुल मिला के कि ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो निरंतर ही चलते रहे, और ये इनके कोर ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के। अब इस पर्टिकुलर 5 डिमांड में आपको तर्क भी सुनने को मिलेंगे, कुतर्क भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव देखिए। जिन ऑब्जेक्टिव्स की अपन बात कर रहे हैं, अगर आप उसको समझ गए तो वास्तव में हम बोल सकते हैं कि देश में आज के समय में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आरक्षण एक मसला है और यहां पर यही मुद्दों के साथ ही उतर रही है। कारण यही है कि जब इनके आप पोस्ट देखेंगे, लेफ्टिस्ट कांट टैग अस अंधभक्त, राइटिस्ट कांट टैग अस एंटी नेशनल, तो यहां पर एक डिलेमा वाली कंडीशन है। क्योंकि अगर ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी को फेवर नहीं करता तो लेफ्टिस्ट इसे अंधभक्त नहीं बोल सकते, मतलब अंधभक्त भी नहीं बोल सकते, राइटिस्ट इसको एंटी नेशनल नहीं बोल सकते मूवमेंट को। तो इस मूवमेंट की तरफ कौन अपना सपोर्ट पेश करेगा? ना ये लेफ्ट है ना ये राइट है, क्योंकि ये मूवमेंट बीजेपी के खिलाफ भी है, ये मूवमेंट कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई पुरानी परंपराओं के आधार पर भी है। तो फिर इसे सपोर्ट कौन करेगा? तो वास्तव में यहां पर बात आ रही है कि आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा, और इस पर मैं आपका मत जरूर जानने का प्रयास करूंगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या बोलना है, क्योंकि हमेशा से ये सेंसिटिव मसला तो रहा है। देखिए बड़े बड़ी हस्तियां यहां पर जुड़ते भी जा रही है। अजीत भारती इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, साथ ही साथ हर्ष दुबे जो नीट के एग्जाम आपको अपीयर हुए थे वो लीड कर रहे हैं। और यहां पर देखिए आनंद रंगनाथन, मोदी हेटिंग एनार्चिस्ट प्लीडेड 3 hours फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट जंतर मंतर, दे वर ग्रांटेड। इनका कहना है कि मोदी जी की जो सरकार है, मात्र 3 घंटे के अंदर जंतर मंतर में जो प्रोटेस्टर्स है सीजेपी को, उनको परमिशन मिल गई थी। लेकिन जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने 30 दिन पहले जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए अप्लाई किया था, उनको आज तक प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं मिली। मिली तो कहां पर? रामलीला मैदान पर। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ये जो कहना है ना कि हम बीजेपी के खिलाफ भी है, बल्कि हम बीजेपी के कोर वोटर्स है, इसलिए बीजेपी इन्हें एंटी नेशनल भी नहीं बोल सकती। और क्योंकि ये विरोध कांग्रेस का भी कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस इन्हें अंधभक्त भी नहीं बोल सकती। तो आखिरकार ये है कौन? ये आप मुझे जरूर बताइएगा। तो यहां पर
परमिशन और प्रोटेस्ट की भी जो बात आती है, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है रामलीला मैदान की, लेकिन क्राउड जो गैदर हो रहा है वो जंतर मंतर में हो रहा है, क्योंकि क्राउड 30 दिन पहले से ही ये डिमांड कर रहा था कि हमें जंतर मंतर में इकट्ठा होने की इजाजत दी जाए। दिल्ली पुलिस ने 500 पीपल की, सिर्फ 500 सपोर्टर्स प्रोटेस्टर्स की इजाजत दी, लेकिन हुआ वही वास्तविकता में जैसे सीजेपी के दौरान हुआ था कि आखिरी आखिरी तक लार्ज टर्नआउट होने लगे। देखिए दोस्तों, हमेशा जो भी आंदोलन चालू होता है धीरे धीरे करके लोग जुड़ते हैं, लेकिन यहां पर परमिशन और हुआ क्या, ये दोनों बहुत अलग अलग स्थितियां हैं। दिल्ली पुलिस ने 4 बजे तक का समय दिया था, लेकिन प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो तो परमिटेड टाइम के बाद भी चल रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कि रात होते होते तक काफी लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारी वैन बुलाई गई है, लोगों को गिरफ्तार करके उसमें डाला जा रहा है। वो बात अलग है कि जो प्रोटेस्टर्स है वो उस वैन को भी रोक रहे हैं। पुलिस और आरएएफ का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, काफी सारे प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर दिया गया है। लेकिन वही है, आपको पता होना चाहिए कि देश में आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का, दोस्तों पीसफुल प्रोटेस्ट का संवैधानिक अधिकार है, आपका ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन कभी भी वो पीसफुल प्रोटेस्ट अगर वायलेंट टर्न हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का वायलेंस अपीयर हो जाता है, तो फिर सरकार के पास भी इतनी शक्ति होती है कि वो उसे उसी इंटेंसिटी के साथ निपटे, जो कि आपने देखा भी होगा कि जब सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान पत्थरबाजी चालू हुई थी, तब फिर पुलिस ने भी वैसे ही स्तर पर कार्रवाई करी थी। तो आप उसको भी किसी एक चीज का पक्ष नहीं ले सकते जब तक आपको दोनों ही पक्ष ना पता हो। तो यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट से बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके बहाने वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहां पर आरक्षण जो मसला है, क्या वो संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है? क्योंकि देखा जाए तो आरक्षण हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही है, ये कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो भारत में आरक्षण व्यवस्था है वो हमेशा से जो रही है वो सामाजिक सोशल आधार पर रही है, ना कि इकोनॉमिक आधार पर। लेकिन जब भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड आरक्षण की व्यवस्था करी, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिक का जो क्राइटेरिया है उसका भी इनकॉर्पोरेशन वास्तव में देखा जाए तो अब चालू हो चुका है। क्योंकि अगर आरक्षण की आप बात करते हैं तो आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), बेसिकली अगर आर्टिकल 15 की बात की जाए तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए 15(4), 15(5) में जो सब क्लॉज है उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजंस बताए गए हैं। अब बैकवर्ड क्लासेस की बात आ रही है, ओबीसीज की बात आ रही है, एससी एसटीज की बात आ रही है, और आर्टिकल 15(5) में स्पेशल प्रोविजन कंसर्निंग एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात आ रही है। आर्टिकल 16(4) में परमिट्स रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज, और आर्टिकल 46। कुल मिला के जो भारत में व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक अनुच्छेद है, यहां पर अगर आप देखेंगे आर्टिकल्स जो है, अगर आप उसको समझेंगे तो क्लियरली यहां पर बेस्ड ऑन सोशल क्राइटेरिया ही है। कहीं पर भी आपको इकोनॉमिक क्राइटेरिया फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलेगा, जब इनिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। मतलब हम चाहे रोजगार की बात करें, फिर चाहे हम डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करें, हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। लेकिन जो पहले की अप्रोच थी, जो आज की अप्रोच है, जो डिमांड चल रही है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट की, वो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक है, ना कि कास्ट बेस्ड अप्रोच, जिस पर हमारा पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। और देखिए देश तो बदल चुका है ना, इसलिए इनकी डिमांड्स भी जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं तो आपको जायज लगेगी। विशेषकर उनको जायज लगेगी जिन्हें इस आरक्षण के कारण हमेशा से जो देखा जाए नुकसान हुआ है, जो वास्तव में हमेशा से पढ़ाई में सक्षम रहे हैं, लेकिन आरक्षण के कारण वो हमेशा से पिछड़ते गए हैं। और देखा जाए तो आर्थिक रूप से आज वो जो चीज है वो उनको और ज्यादा कमजोर भी बना रही है। तो वास्तव में अगर आप बात करेंगे गरीबों की, तो इनकी डिमांड में जो गरीब शब्द है, जो पुअर है, तो बात वही है ना, गरीब की तो कोई जाति ही नहीं होती। गरीब के लिए तो सबसे बड़ी जो एक दुर्गुण चीज होती है वो उसकी गरीबी ही होती है। और गरीबी में कोई भी जाति की बात करता नहीं है, गरीब जो है वो गरीब ही रहता है और गरीब ही रह जाता है। तो वास्तव में अगर आरक्षण में गरीबी का मुद्दा उठा है
कि मिलना चाहिए तो बेस्ड ऑन फैमिली इनकम मिलना चाहिए, वेल्थ रिसोर्सेस मिलना चाहिए, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मटेरियल डेप्रिवेशन भी होना चाहिए, तो वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर है। लेकिन फ्रेमवर्क के आधार पर हमारा जो रहा है, जो कि जायज था एक निश्चित समय के लिए दोस्तों, हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अंडर रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज, तो जो आरक्षण समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था, जिसमें हुआ भी है उत्थान कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो उसी आरक्षण के कारण आज के समय में जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, और अभी वर्तमान में भले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जोड़ दिया गया है, तो हमेशा से कई दशकों तक, कई डिकेड्स तक इन ग्रुप के छात्रों के साथ भी विश्वासघात भी उसी आरक्षण के कारण भी हुआ है। मतलब यहां पर जब सरकार ने ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया जोड़ा, तो हम बोल सकते हैं कि जो पहले जो क्राइटेरिया था और अब का जो क्राइटेरिया उसमें बदलाव हुआ है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ने एंट्री तो कर दी है इकोनॉमिक क्राइटेरिया की। अब आपको समझना होगा कि एक जो और डिमांड चल रही है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट में, वो क्रीमी लेयर को लेकर चल रही है कि क्यों सिर्फ क्रीमी लेयर ओबीसी में है, ये क्रीमी लेयर को एक्सपेंड क्यों नहीं किया जाता अप टू एससी एसटी, जो कि जायज भी है। क्योंकि अगर देखा जाए क्रीमी लेयर को सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में, और आपको ध्यान होगा ओबीसी वर्ग में जिनकी न्यूनतम आय 8 लाख है उनको क्रीमी लेयर नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन जिनकी न्यूनतम इनकम पर एनुअल की अगर बात की जाए 8 लाख के ऊपर है तो उन्हें क्रीमी लेयर में कंसीडर किया जाता है। और यहां पर बस आधार वही है कि क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए भी इनकी डिमांड चल रही है, और साथ ही साथ एससी एसटी एक्ट को रिपील करने की भी इनकी डिमांड चल रही है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स का यह मानना है कि जो एससी एसटी एक्ट 1989 में आया था, जिसका उद्देश्य था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति उनके ऊपर जो या किसी भी प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही है, दुराचार हो रहा है, उसको रोकना, और उसको रोकने के लिए यहां पर जो प्रोविजंस क्रिएट किए गए थे दोस्तों, वो तो कैपिटल पनिशमेंट तक के थे। आपको ध्यान होगा, अगर आप इसके सेक्शन को गंभीरता से देखेंगे तो कैपिटल पनिशमेंट के भी यहां पर प्रोविजंस थे। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में किसी एक्ट को अगर किसी एक वर्ग के एडवांटेज के लिए लाया जाता है तो धीरे धीरे करके उसका दुरुपयोग भी उसी स्तर पर चालू होता है। तो डिमांड वही है कि ये जो डिमांड करे कि एससी एसटी को रिपील किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि इसका मिसयूज होते आया है। सेफगार्ड की आवश्यकता है, प्रिवेंट फॉल्स एंड मेलिशियस कंप्लेंट्स के सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर उनके जो क्लेम है वो भी जायज है। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट की अगर बात की जाए, साइटेड ऑफ रिपील आर्ग्यू दैट वीकनिंग द लॉ कुड प्रोटेक्शन और कुड रिड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेन्युइन कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज। अगर इस लॉ को कंप्लीटली हटा दिया जाता है एक एग्जांपल के रूप में, तो ये लॉ तो लाया ही इसलिए गया था क्योंकि अभी भी देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जेन्युइनली कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज होते आई है। हम बात कर रहे कुछ पर्टिकुलर दिहाड़ी क्षेत्रों की, या फिर कुछ ऐसे गांव जहां पर अभी भी ये परंपराएं अपनाई जाती है, परंपरा ही बोलेंगे, जहां के लोग इतने अवेयर नहीं है और जहां पर अभी भी शोषण होते आया है। तो यहां पर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी जायज है, लेकिन फिर भी रिफॉर्म की भी आज के समय में आवश्यकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है ये फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट की। इसलिए डिमांड की जा रही है कि एससी एसटी को भी रिमूव किया जाए, जो एक्ट लाएगा तो उसे भी रिमूव किया जाए। अब अगर बात की जाए तो देखिए, भारत के पास जो एक रिजर्वेशन बेस्ड कोटा है उसमें सोशल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया दोनों जुड़ चुका है दोस्तों। अगर आप देखेंगे ब्रॉड सेंट्रल रिजर्वेशन की, तो एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है, ओबीसी को 27 है, और ईडब्ल्यूएस के इंट्रोडक्शन के बाद हम बोल सकते हैं कि भारत ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को सोचना चालू कर दिया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो दोस्तों आपको ध्यान होगा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसलिए लाया गया था ताकि ईडब्ल्यूएस से संबंधित छात्रों को 10% रिजर्वेशन कोटा दिया जाए। और इसको 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी अप्रूव किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी जो ईडब्ल्यूएस है वो भारत में एक हमारे संवैधानिक ढांचे में जायज प्रक्रिया है, जायज प्रावधान है। इसका मतलब तो यही हुआ दोस्तों कि अगर भारत में आरक्षण से संबंधित आपको कोई सुधार चाहिए तो उसमें सिर्फ पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक जांच होती है, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। क्यों हम उसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? क्योंकि वही तो देखता है कि कोई भी नियम कानून जो बनाया जा रहा है
वो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में, भारत के संविधान की मूल संरचना के दायरे में आ भी रहा है कि नहीं, उसमें पॉजिटिविटी ला भी रहा है कि नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसे वैलिडेट कर रहा है, इसका मतलब भारत में इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन किया जा सकता है। और ये हुआ भी कब है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। मतलब यहां पर बात सीधी सी है कि अगर मूवमेंट में भले ही हटाओ शब्द आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में मूवमेंट का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल सा है, रिफॉर्म। तो यहां पर रिफॉर्म और रिमूवल की जब अपन बात करते हैं, तो आप और हम सब जानते हैं कि रिजर्वेशन को रिमूव कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी देश में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें सामाजिक रूप से उत्थान की आवश्यकता है, और वो उत्थान रिजर्वेशन के माध्यम से ही मिल सकता है। लेकिन अगर हम रिफॉर्म करते हैं आरक्षण में, फॉर एग्जांपल बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज, कि वास्तव में जो लाभार्थी हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जाए, पीरियोडिक इसका समय समय पर इवैल्यूएशन हो, एक ट्रांसपेरेंट डेटा को मेंटेन किया जाए, जो आज के समय में विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी बिल्कुल अचीवेबल है। इसके बाद इसका मिसयूज रोका जाए, ग्रेटर एम्फोसिस ऑन जेन्यून डिसएडवांटेज जो वास्तव में पुअर है, गरीब है, एग्जामाइन कंसंट्रेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑल्सो। और एक बार अगर किसी को आरक्षण का लाभ मिल गया तो फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन को मेरिट के बेसिस पर ही फाइट करना चाहिए। तो ये जो कुछ जेन्यून मुद्दे हैं, ये आर्ग्यूमेंट फॉर रिफॉर्म के हैं। और आप भी कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि आपका इस पूरे संदर्भ में, इस पूरे आरक्षण हटाओ आंदोलन पर क्या सोचना है। क्योंकि देश जिस तरीके से बदल चुका है, अगर आरक्षण के ऊपर आज चर्चा नहीं हुई तो कल हो सकता है कि हम भी वंचित हो जाए, विशेषकर वो वंचित हो जाए जो वास्तव में मेहनत करते हैं लेकिन आरक्षण के कारण हमेशा अछूते रह जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।